तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या होता है कूलम्स लॉ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि चार्जेस के बिहेवियर्स क्या होते हैं, चार्जेस एग्जिस्ट कैसे करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि कैसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ एग्जिस्ट करता है, न्यूटन ने कैसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा और आप लोगों को बताने की कोशिश किया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। तो देखिए, कूलम्स लॉ की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि कभी भी कोई लॉ रहे और अगर आपको उसका डेफिनेशन बनाना ना आ रहा हो, यानी कि अगर कभी भी कोई प्रिंसिपल हो, कभी भी कोई लॉ हो और आपके एग्ज़ाम या बोर्ड में कुछ भी पूछ ले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लॉ, अगर इस तरीके से कभी पूछ ले तो आपको करना कुछ नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि शुरू में जो स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ये वर्ड्स आपको थोड़े ध्यान में रहने चाहिए। बाकी तो आप अपने से उसको बना लेंगे। तो करना ये है बिल्कुल कि अगर लॉ दिया है तो सबसे पहले आपको ये शब्द जो हर लॉ में इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो दोस्तों, ये लॉ के मुताबिक ये बताता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, यानी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में क्या फोर्स रहेगा। अगर आपको ये बताना हो कि यार कूलम्स लॉ में फोर्स की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ये चार्ज बता रहा है इस चार्जेस पे फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं कि इस चार्जेस पे फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि ये जो फोर्स की वैल्यू आई ये किस चार्ज की वजह से आई। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यार देखो, ये जो दो चार्जेस हैं जिस डिस्टेंस में ये सेपरेट किए गए हैं, मान लेते हैं वो डिस्टेंस आर है, तो इन दोनों के बीच में ये इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है और इस चार्ज की वजह से इस पहले वाले चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है, ये वैल्यू आपका जो निकलेगा वो दोनों के लिए निकलेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या रहेगा। इंटरेक्शन का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन से आपको दो शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि दो दो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट्स के वर्ड में समझ रहे हैं। इंटरेक्शन का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है रिपल्सन, इसमें रिपल्सन भी आता है। इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो फिर रिपल्सन, पहला इंटरेक्शन रिपल्सन हो सकता है और दूसरा इंटरेक्शन हो सकता है अट्रैक्शन। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन बनाने के बजाय तीन डेफिनेशन बन जाते हैं ऐसे, अगर इंटरेक्शन को भी ले ले तो यहाँ पे दो डेफिनेशन अलग अलग बनाने के बजाय हम लोग यहाँ पे एक ही डेफिनेशन का यूज़ करेंगे इंटरेक्शन वाले वर्ड का, जिसमें कि इंटरेक्शन रिपल्सन से भी हो सकता है, अट्रैक्शन से भी हो सकता है। अब अट्रैक्शन से कब होगा ये तो आप सब जानते हैं कि जब दो अपोजिट चार्जेस होंगे तब वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, और उस समय जो फोर्स की वैल्यू होगी, जिस वैल्यू से वो पास आना चाहेंगे उस समय वो फोर्स की वैल्यू उसकी वैल्यू होगी। और इसी तरीके से रिपल्शन, एक दूसरे से कितने फोर्स से वो एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं ये डिपेंड करेगा रिपल्सन में। यानी कि जब दो सेम चार्जेस हो, सेम टाइप के चार्जेस हो, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। तो ये लॉ, कूलम्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि जो हमारा फोर्स होता है इन दोनों के बीच में जो फोर्स की वैल्यू रहेगी, यानी कि इस डिस्टेंस के हर एक पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू रहेगी, इसको मान लीजिए अगर ये चार्ज के इसके पास मान लीजिए इस दोनों के बीच में जो फोर्स की वैल्यू आई है वो 10 न्यूटन आई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे आई है 10 न्यूटन। अब क्या है कि इस Q1 चार्ज को, अगर आपको ये Q1 चार्ज इस चार्ज पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और यही सेम ये चार्ज इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो अगर इस चार्ज को हल्का सा हम आगे पुश करेंगे तो ये वाला भी हल्का सा आगे पुश हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। यानी कि ये 10 न्यूटन से दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन है। ये कूलम्स लॉ का बताना है। और ये बेसिकली ये कहता है
कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा दो चार्जेस के बीच में वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होगा। तो यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इस डेफिनेशन के हिसाब से ये बोला गया है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली मतलब कि हम लोग न्यूमरेटर देखिए प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ के वीडियो में बताया, थर्ड लेक्चर में। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है कूलम्स लॉ पे। तो प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि पहले इसका डेफिनेशन में ये आ रहा है सेंटेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस रहेंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि हम लोग चीज़ें न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी न्यूमरेटर में ही लिखेंगे, डायरेक्टली वेरी करेगा, मतलब सामने सामने एक साथ। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के चार्जेस के ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये बोला है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है तो इन्वर्सली जाएगा नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में ही जाएगा। तो ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के चार्जेस के बीच का ये स्क्वायर होगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कूलम्स लॉ का ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपका कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन के फॉर्म में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो हम इन दोनों को एक साथ करके भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये फोर्स हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि ये न्यूमरेटर वाला चीज़ प्रोपोर्शनलिटी में जो न्यूमरेटर में है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में यहाँ पे है वो चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। अब ऐसे तो आप ठीक है, चलिए आप ऐसे तो देखिए, मान लीजिए ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको कूलम्स लॉ का डेफिनेशन का एक्सप्रेशन, डेफिनेशन एक्सप्रेशन ये मिल गया आपका डेफिनेशन एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन एक्सप्रेशन का तो ये मिल गया, लेकिन आप इस डेफिनेशन के एक्सप्रेशन से तो आप डेन न्यूटन की वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल टू का साइन चाहिए। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोगों को कोई चीज़ लाना पड़ता है, और वो चीज़ होता है कांस्टेंट। क्योंकि इसको अगर आप फोर्स इक्वल्स टू लगा देंगे, मान लीजिए ये साइन को चेंज कर दिए इक्वल टू में, और यहाँ पे एज इट इज़ इसी तरह लिख दिए आर स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो उसके साथ हटने के बाद जब इक्वल टू आता है तो एक कांस्टेंट भी साथ में लेके ही आता है, चाहे वो कांस्टेंट की वैल्यू आप उसको के से डिनोट कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू चाहे वो यहाँ पे अगर 1 भी क्यों ना हो तो भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग बोल दें कि यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू ला है वो 1 ला है, तब तो एक्सप्रेशन 1 इंटू ये सारे चीज़ें में यही आने वाला है। तो लेकिन हमें तो पता नहीं ना है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिए, इक्वल टू ला दिए, साथ में एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये के है मल्टीप्लाई में, तो ये के कांस्टेंट आ गया। इस तरीके से कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी हट के। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना है, ये बना है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपका कूलम्स लॉ। ठीक है, अब ये आपका कूलम्स लॉ हो गया। तो यहाँ पे इसमें के क्या है, अब के जो कांस्टेंट आया है इसका एक नाम भी तो होगा। यहाँ Q1 तो पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, आर के जानते ही आपके दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, एफ फोर्स है कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा इस डिस्टेंस के हिसाब से। लेकिन के का भी तो कुछ नाम होना चाहिए, खाली कांस्टेंट तो नहीं ना बोल सकते। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक और ये फोर्स है, तो इसलिए ये फोर्स के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल किए है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग फोर्स के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल किए हैं, तो ये फोर्स हो जाएगा। और है तो ये कांस्टेंट ही, इसलिए आखिरी में इसको कांस्टेंट लिख देंगे। तो के का जो नाम है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका, देखिए फोर्स का तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब यानी कि कोई चार्जेस दिए रहेंगे, उसमें Q1 का वैल्यू दिया रहेगा कितना कॉलम, Q2 का वैल्यू कितना कॉलम दिया रहेगा,
और आर का वैल्यू दिया रहेगा कि मान लीजिए 10 मीटर 5 मीटर जितना भी दिया रहेगा और के का वैल्यू दिया रहेगा, तो इसको रख के आप फोर्स का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको आंसर निकालना है। ये बेसिकली बहुत ही सस्ता सा आपका ये यहाँ पे जो मैंने अभी बताया ये क्वेश्चन है, सबसे सस्ता सा क्वेश्चन, जिसमें कि ये सॉरी यहाँ पे मैंने दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा कैमरा ऊपर हो गया था। यहाँ पे देखिए के जो मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे के जो लिए हैं, तो ये के जो कांस्टेंट लिए हैं इसमें जो ये कांस्टेंट है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक हम लोग इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है। फोर्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग फोर्स के लिए यूज़ किए हैं। और कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, और कांस्टेंट तो है ही, इसलिए इसका नाम के का इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट ये मैंने यहाँ लिखा है, के को कहते हैं। वही जो अब मैंने थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं ऐसे आपको पूरा बोर्ड पे सारी लिखी हुई चीज़ें सही से दिखाई दे। अब इसके आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से सबसे पहले तो देखिए कैलकुलेशन जब भी आप करेंगे तो कैलकुलेशन करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको कि किस यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो लेंथ आता है डिस्टेंस, और इसमें आपका जो यूनिट दिया रहता है वो क्या दिया रहता है? मीटर दिया रहता है, सेंटीमीटर दिया रहता है, किलोमीटर दिया रहता है, बहुत सा डिस्टेंस दिया रहता है। लेकिन अगर कोई भी दिया रहेगा, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर ही क्यों ना दिया रहे, तो आपको जब भी डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1 किलोमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस डिस्टेंस की वैल्यू को हमेशा मीटर में ही रखना है, चाहे सेंटीमीटर में दिया रहे, चाहे किलोमीटर में दिया रहे, किसी भी चीज़ में दिया रहे, आपको हमेशा मीटर में ही रखना है। क्योंकि जो डिस्टेंस का यूनिट होता है, मेन यूनिट जिसमें कैलकुलेशन करते हैं, मेन यूनिट उसको कहते हैं, उसका नाम है, उसको मेन यूनिट नहीं बुलाएंगे, उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या यूनिट चलता है, इसको SI बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर नहीं है, SI है, या सीनियर इंस्पेक्टर भी नहीं है, या सुपरिटेंडेंट भी नहीं है, यहाँ पे ये SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। तो ये SI यूनिट में हमेशा आपको यूनिट रखना है। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। METER लिख सकते हैं या फिर METRE, ये मैंने जो इससे पहले वीडियो में बताया था कि METER भी लिख सकते हैं। एक वर्ड आया था उसमें, तो उसमें मैंने बताया था इसी तरह कि यहाँ पे अगर METER लिखा है, METRE दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसी तरह सेंटर में भी होता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। डिफरेंट कंट्रीज़ थी, उसमें कुछ कंट्रीज़ों ने क्या किया कि उन्होंने TER यूज़ करके सारे चीज़ों को अपने लिखा, और एक दूसरी कंट्री थी, तीसरी कंट्री, उन्होंने क्या किया कि TRE करके लिखा। तो दोनों का मीनिंग एक ही था, बस अलग अलग देश में इस तरीके से काम हुआ। यहाँ इंडिया में आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह चार्जेस का जो वैल्यू रहता है वो मिली कॉलम, माइक्रो कॉलम, किसी में भी दिया हो तो आपको कॉलम में करना पड़ेगा। वो सब मैं जब प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से यूनिट्स को चेंज करके हम लोग लिखते हैं और कैसे यूनिट्स को चेंज करेंगे, और पावर का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैं बताऊँगा। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कैसे पावर्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको एक सिंपल फॉर्म में, तो नंबर फॉर्म से कैसे सिंपल फॉर्म में करते हैं वो चीज़ हम लोग भी देखेंगे। यहाँ पे मैं ये बता दिया हूँ कि कोई भी वैल्यू रखिएगा किसी की भी तो वो हमेशा SI यूनिट में रखिएगा, और हर एक चीज़ का SI यूनिट होता है। जैसे कि फोर्स का SI यूनिट होता है, और एक और तरीके की फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, चार्जेस का होता है कूलम, डिस्टेंस का होता है आपका मीटर, टाइम का होता है सेकंड। इसी तरीके से हर एक चीज़ का यूनिट बना हुआ है, और सबका यूनिट SI यूनिट आप लोग जानिए कि किसका क्या क्या होता है। आगे आएगा तो मैं सभी के SI यूनिट्स को साथ में बताता रहूँगा, और जिसका आपको पता है तो वो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आगे आपको पता चलते रहेंगे। दूसरा प्रकार का यूनिट्स होता है, एक होता है CGS यूनिट, ये तो SI यूनिट जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है, इसी में आपको कैलकुलेशन करना है। दूसरा जो होता है यूनिट वो होता है CGS। CGS यानी कि ये अलग, CGS C से सेंटीमीटर होता है, G से ग्राम होता है, और S से सेकंड होता है। ये CGS यूनिट होती है। SI यूनिट में क्या होता है कि हर एक चीज़ को हम लोग, जैसे डिस्टेंस के लिए मीटर और मास के लिए हम लोग किलोग्राम लेते हैं। अगर कोई भी ऐसा क्वांटिटी हो जिसमें आपको वज़न
का यूनिट डालना पड़े तो आप लोग क्या करिएगा कि उसमें कभी भी ग्राम में दिया हो या फिर मिलीग्राम में दिया हो तो आपको हमेशा किलोग्राम में करके ही सॉल्व करना है। इसी तरीके से जो दूसरे टाइप्स का यूनिट होता है, सेकंड टाइप ऑफ यूनिट, वो होता है सीजीएस। अधिकतर क्वेश्चंस अगर आपके सीजीएस यूनिट में दिए रहेंगे, ऐसा इस वजह से दिया रहेगा ताकि ये चेक किया जा सके कि आप लोग यहाँ पे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो लोग ये चेक कर सकें। क्योंकि इतना नॉलेज तो आपके 12th लेवल में तो बहुत ही छोटा नॉलेज माना जाता है, तो इस वजह से ये चीज़ तो आनी ही चाहिए, इसलिए सीजीएस यूनिट में लग देते हैं। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, सेकंड में दिया रहेगा। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की ही यूनिट होती है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में दोनों में ही आपकी जो टाइम की यूनिट है वो सेकंड ही होती है। तो यहाँ पे अगर सीजीएस यूनिट में कोई चीज़ दिया रहेगा तो उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे फोर्स की देखिए, के की वैल्यू क्या रहेगी? ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट हम लोग जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू तो रखनी ही पड़ेगी ना। तो अगर सीजीएस में रखनी पड़ेगी तो सीजीएस में जो के की वैल्यू होती है, सीजीएस में जो के की वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इन सीजीएस के इक्वल्स टू जो वैल्यू होती है वो होती है 1। के की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमेशा कैलकुलेशन एसआई यूनिट में करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि 1 इतना आसान आपको यूनिट में सॉल्व करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये कभी बोलेगा ही नहीं सीजीएस में सॉल्व करने के लिए। जैसा कि 1 इतना अच्छा मल्टीप्लिकेशन है जो कि किसी भी नंबर से वही नंबर मिलता है, तो इतना सिंपल तो मल्टीप्लिकेशन देगा नहीं, इसलिए इसका चिंता मत करिएगा, ये वाली कभी आने वाली नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट में के की वैल्यू क्या होती है। तो ये दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख तो रहा है। इन एसआई जो के की वैल्यू होती है, इन एसआई यूनिट, यहाँ पे इन एसआई यूनिट आगे लिख लीजिएगा, इन एसआई यूनिट या फिर इन सीजीएस यूनिट, ये हम शॉर्ट में लिख दिए। इन एसआई के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी के की वैल्यू होती है एसआई में। अब इस चीज़ को सॉल्व किया गया है। देखिए 4 का तो आप जानते हैं कि 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। 1/पाई को भी डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 3.14 या फिर 22/7, उसको भी सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू ही मिलेगी। ये दोनों को सॉल्व करने से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। रही बात एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट ये होता क्या है पहले मैं बताऊँगा, लेकिन इसकी भी एक वैल्यू होती है। ये भी एक कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, ये दिख रहा है कि नहीं आपको? रुकिए मैं चेक करूँ। यहाँ से ये जो एसआई यूनिट है ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ को यहाँ पे। तो एसआई में जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका स्पेलिंग भी आप लोग देख लीजिए, ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर। सिंबल बोलिए या लेटर बोलिए? एप्सिलॉन नॉट, देखिए EPSILION, एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT, एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी देखिए स्पेलिंग है। आप लोग अदर प्लेटफॉर्म्स नेट पे भी चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट नाम बस खाली देख लीजिएगा, ताकि आप देखिए किसी भी लेटर का स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए कि आपको अगर किसी से कोई आपसे पूछ लिया, आप उसको बोले तो आप कम से कम सही से प्रोनाउंस तो कर पाए, क्योंकि अगर आप सही से नहीं प्रोनाउंस करेंगे तो ये आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि अगला जो आदमी आपसे पूछेगा उसको यही लगेगा कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, आपको रटा दिया गया है और आपने किसी तरह इसको बोल दिया है। तो इस तरीके से आपको नहीं जाना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी ग्रीक सिंबल का उसका पूरा लेटर का स्पेलिंग आपको ध्यान रहना चाहिए। और कोई भी टर्म है उसको एक्सप्रेशन को सबसे पहले, तो आप लोग अगर कोई चीज़ लिखते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सप्रेशन उसी वे में लिखा रहे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये Q1 Q2 ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं Q1। अब Q1 अगर आप यहाँ पे Q और 1 दोनों का साइज़ एक बराबर करके लिखेंगे तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, और एग्ज़ामिनर जो होगा वो आपको कॉपी चेक करने वाला जो होगा वो तुरंत देख के ही इस चीज़ को समझ जाएगा कि आपने किसी तरह रट के यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया है। तो ये आपको करना नहीं है। हमेशा Q के नीचे यहाँ पे 1 लिखते हैं, चार्ज को डिनोट इस तरीके से करते हैं अगर पहला चार्ज है तो Q1। अब नीचे को क्या कहते हैं इसको भी जान लीजिए, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट।
नीचे अगर किसी लेटर के नीचे लिखते हैं तो उसको कहते हैं कि सबस्क्रिप्ट पे लिख रहे हैं। ये एक जगह होता है, सबस्क्रिप्ट एक जगह का नाम है, लेटर के नीचे के पोजीशन के जगह को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये 1 यहाँ पे लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। ये एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मैं बता रहा था कि k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ये देखिए इसकी भी एक वैल्यू होती है। इसको कहते क्या है ये तो मैंने बता दिया नाम, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका भी तो कोई रोल होगा। तो उसका रोल क्या है वो अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले इसकी वैल्यू क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। इसकी वैल्यू देखिए होती है 8.86 इंटू 10 की पावर -12, ये होती है इसकी वैल्यू। और आगे इसकी यूनिट भी होगा, कैसे यूनिट होगा ये भी मैं बताऊंगा। 8.86 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना बोल के, मतलब बोला ही तो गया है एप्सिलॉन नॉट, जैसे ए को आप ए ही बोलेंगे, लेकिन अगर ए का कोई डेफिनेशन रहेगा या फिर ए का कोई यूज़ होगा कहीं और, तो उसको एक बताना पड़ेगा ना कि ए का यहाँ पे इस तरीके से यूज़ हुआ ए लेटर का। इसी तरीके से यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट लेटर है इसका यूज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के तौर पे इस कूलम्स लॉ में इन दो चार्जेस के बीच में यूज़ हुआ है। कैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.86 इंटू 10 की पावर -2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये यूनिट आप लोग निकाल भी सकते हैं कैसे आया। देखिए ये यूनिट कैसे आया, इसके लिए मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। यूनिट्स और डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस फोर्स के फार्मूले के एक्सप्रेशन को लेके मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए क्योंकि इस पर थोड़ा आपको डिटेल्स में समझ में आना चाहिए, ताकि आप कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी फार्मूला हो, किसी भी चीज़ को अगर आप शॉर्टकट में समझ लेते हैं तो वो एक तरीके से मान लीजिए थोड़े समय के लिए याद रहता है। अब थोड़े समय के लिए याद रहता है तो आपके पास इतना भी तो समय नहीं है कि एक दिन पहले आप उसको देख ले, एग्ज़ाम के लिए तैयार कर ले और दे दें। क्योंकि इतना समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक वीडियो को ही खाली देख के जाएंगे समझने, एक वीडियो को ही समझ के जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा व्यापक रूप में, व्यापक को कहते हैं इंग्लिश में, थोड़ा डिटेल में समझने के लिए या फिर अच्छे तरीके से समझने के लिए, व्यापक को मतलब कि अच्छे तरीके से समझना, तो अच्छे तरीके से समझने के लिए ही हम लोग अगले वीडियो में ही देखेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से आप जितने भी फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं उन सब के यूनिट्स को लिख सकते हैं। बस आपको कुछ जैसे यूनिट्स का कुछ क्वांटिटी जो होती हैं, जैसे फोर्स एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है, लेंथ एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है, और भी बहुत से, डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, चार्ज एक क्वांटिटी है, जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, कुछ क्वांटिटीज़ के, सभी नहीं, कुछ क्वांटिटीज़ के आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसी तरीके से लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सबका एसआई यूनिट पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सीजीएस नहीं, एसआई यूनिट पता होना चाहिए। तो आप किसी का भी यूनिट सही लिख सकते हैं और उससे उसका डायमेंशन भी बता सकते हैं। डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन को आप यूनिट्स में किस तरीके से समझते हैं उसी को कहते हैं डायमेंशन। यानी कि बेसिकली यूनिट एक तरीके का डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन होता है, उसका क्वांटिटीज़ का डायमेंशन होता है। किन क्वांटिटीज़ का, जैसे कि हमारे पास मौजूद है, जो असली क्वांटिटीज़ मौजूद है, फोर्स न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और चार्ज, लेंथ, मास, टाइम, ये सारी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन होता है। इसको हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसकी वैल्यू देखिए ये होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.86 इंटू 10 की पावर -12। जैसा कि मैंने बताया था कि के की वैल्यू 1/4, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। आपस में सभी को मल्टीप्लाई करके, मान लीजिए नीचे के सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से 1/, ये लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, और फिर उसको जब इस डिवीज़न को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू की बहुत ही सिंपल वैल्यू है, और ये वैल्यू हमेशा याद रहेगी आपको।
इससे ये भी फ़ायदा रहेगा कि ये इतनी सिंपल वैल्यू है और हमेशा याद भी रहेगी, ताकि आप कभी भी क्वेश्चन करें तो आपको ये वैल्यू को याद करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप इसका वैल्यू करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें, फोर्स की वैल्यू निकाल दें। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। देखिए कितना सिंपल सा वैल्यू आया है ये पूरे इसको सॉल्व करने के लिए, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ से जो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 आई है वैल्यू, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 9 आया है पावर में भी 9 है, तो इसको याद करना तो और आसान हो गया कि 9 इंटू 10 की पावर 9। तो एसआई यूनिट में जो के की वैल्यू होती है वो होती है क्या, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये होती है एसआई यूनिट में के की वैल्यू। तो कभी भी अगर आपका चार्ज का वैल्यू मान लीजिए 1 कॉलम, दूसरे चार्ज का वैल्यू 2 कॉलम, नीचे दिया हुआ है 2 मीटर और के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स का क्या वैल्यू है। इसी तरीके से आपको फोर्स की वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी सॉल्व करने पे आसान तरीके से। ये हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से के का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशंस। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि अभी हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है डायमेंशंस क्या होते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को समझना है। इसी तरीके से फोर्स का डायमेंशन हम लोगों को निकालना हो या फिर इसमें से किसी, जैसे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन तो मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि डायमेंशंस बेसिकली यूनिट्स होते हैं, इसका मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा आगे। और यहाँ पे अगर आपको किसी क्वांटिटी का बोल दे डायमेंशन बताइए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया हो और क्वेश्चन में ये दिया हो कि यहाँ पे तो यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस फोर्स के फॉर्मूले को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। जब के की वैल्यू आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो के की वैल्यू एसआई यूनिट में इस फोर्स को एक और एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, या फिर इंटू की जगह आप डॉट लगा सकते हैं एक, ये भी इंटू का ही मतलब होता है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी फोर्स का एक फार्मूला बन जाएगा, ये मतलब एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। या फिर ये के ही है एसआई यूनिट में, एसआई में एसआई के लिए ये एक्सप्रेशन है। और फोर्स का एक ये भी एक्सप्रेशन बन सकता है एसआई में, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी फोर्स का एक एक्सप्रेशन बन सकता है एसआई में। तो यहाँ से आपको ये देखने में पता चल रहा है कि किस तरीके से फोर्स के ये एक्सप्रेशन बन गए हैं इतने आसान। अगर यहाँ से इस फॉर्मूले में देखें तो इसमें से इस एक्सप्रेशन में आपको अगर बोल दे कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस को कैसे समझेंगे ये चीज़ें। या फिर Q1 का डायमेंशन निकालिए, आर स्क्वायर या आर का डायमेंशन निकालिए, एफ़ का डायमेंशन निकालिए, तो उसको कैसे आप बताएंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, आप सब सब्सक्राइब करिए कम से कम, और मेरी चीज़ें समझ में आ रही हो तो मुझे बताइए, आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ये भी बताइए, और आपके डाउट्स जो है वो मुझे बताइए ताकि मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर सकूँ। थैंक यू। ये था कॉलम्स लॉ, इसके आगे हम लोग जल्दी कॉलम्स लॉ के डायमेंशंस को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट है ये कैसे यहाँ पे जो आया, इसका मतलब क्या होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये भी बताऊंगा। और साथ में कॉलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बताऊंगा, और ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो पेशेंस रखिए, संभल के रहिए, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपका 12th क्लियर करने, वो भी 4 महीनों में, और पूरी तरीके से बिना 11th, बिना 10th, बिना 9th के। वेक्टर फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।